पंजाबी गीतों में अक्सर चंडीगढ़ को एक बहुत ही शानदार रोमांटिक शहर के रूप में दर्शाया जाता है, जहां पर लोग मौज मस्ती करने आते हैं, जहां की आबो हवा में ही एक ऐसी बात है कि इश्क मोहब्बत प्यार हो जाता है लोगों को। लेकिन ऐसा क्या है इस चंडीगढ़ शहर में कि हिमाचल प्रदेश, एक दूसरा राज्य, चंडीगढ़ में 7% स्टेक क्लेम कर रहा है। तो इसके पीछे कोई प्यार मोहब्बत इश्क के कारण नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल रीजन है, और इसी हिस्टोरिकल रीजन को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़, पाथफाइंडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चंडीगढ़ की लोकेशन सबसे पहले मैप पे देख लीजिए तो 3 राज्यों के बीचों बीच स्थित है चंडीगढ़ शहर। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों के बीच में है यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा का जॉइंट कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, ये आप सभी को मालूम होगा। लेकिन अब हिमाचल कह रहा है कि हमारा भी चंडीगढ़ पर कुछ क्लेम है, और वो क्यों है उसी का इतिहास आज हम जानेंगे। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया ये क्लेम कितना वाजिब है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर। आप मुझे बताइए कि भारत में एक भाखड़ा नंगल डैम का नाम आपने सुना होगा, तो इसमें भाखड़ा डैम कौन से राज्य में है और नंगल डैम कौन से राज्य में है? इसका आंसर वैसे आपको लेक्चर के अंत में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट करें ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कितनी बेहतर है। ओके, तो देखिए, ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वीडियो का पीडीएफ है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि पाथफाइंडर की टीम देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आ रही है। ये है उड़ान बैच, जो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों, इस कोर्स का प्राइस है केवल 8,000 रुपए, और यहाँ पर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही है। आंसर राइटिंग और नोट्स मेकिंग की आपको क्लासेस बताई जाएंगी। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज होगा। मेंस मेंटोरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए रखा जाएगा। टॉपर्स के द्वारा आपके सेशंस लिए जाएंगे, और पूरा शेड्यूल अगले 8 महीनों का आपको पहले ही बता दिया जाएगा। तो ये बैच 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। जो भी प्राइसेस आपको नजर आती हैं हमारी वेबसाइट पर, वो महिपाल कोड इस्तेमाल करने पर आपको सीधे इस प्राइस पर आ जाएंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट दोनों में दिया गया है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, बैच के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म को क्लिक करके उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। तो देखिए दोस्तों, पंजाब की यहाँ पर बात होगी। पूरा जो पंजाब प्रांत है वो आज़ादी के पहले उसका बॉर्डर कुछ और था। तो देखिए, भारत का जब पार्टीशन होता है तो पंजाब राज्य भी 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। ब्रिटिश टाइम पीरियड का पंजाब कुछ ऐसा नजर आता था, काफी बड़ा प्रांत था, इट वॉज ह्यूज, बड़ी पॉपुलेशन थी, बड़ी आबादी थी। और इसमें जो ये येलो कलर के एरियाज नजर आ रहे हैं ये थे प्रिंसली स्टेट्स, और जो पिंक कलर के एरियाज हैं वो डायरेक्टली ब्रिटिश द्वारा गवर्न किए जाते थे। आज़ादी के समय आपको पता ही है कि यहाँ पर एक लाइन बनाई गई जिसका नाम था रेडक्लिफ लाइन, और इसी रेडक्लिफ लाइन ने मेनली पंजाब को ही 2 हिस्सों में बांटा था। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि राजस्थान वाला जो ये बॉर्डर है ना, ये टेक्निकली रेडक्लिफ ने नहीं बांटा था, ये ऑलरेडी प्रिंसली स्टेट्स के बीच में डिमार्केटेड था। रेडक्लिफ ने केवल ये जो येलो कलर के एरियाज है ना यहाँ पर, इसके बीच वाला बॉर्डर डिमार्केट किया था, और यहाँ पर जो आज वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर है ये डिमार्केट किया गया था। तो देखिए, पंजाब 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है आज़ादी के बाद, जिसमें ज़्यादा बड़ा पंजाब का इलाका पाकिस्तान में चला गया, और जो थोड़ा छोटा था वो भारत के हिस्से में आ गया। लेकिन जो भारत के हिस्से में पंजाब आया वो भी कोई बहुत छोटा नहीं था, वो भी अपने आप में अच्छा खासा बड़ा था। उसमें आज भारत के 3 राज्य शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है। तो देखिए, अब इसका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ वो पूरा डिटेल में हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, वो पंजाब पीसीएस में या हरियाणा पीसीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लेवल पर आपको, या नेशनल लेवल के कोई भी एग्जाम के लेवल पर आपको 3-4 बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि 1950 में जब संविधान लागू किया गया, उस समय हिमाचल प्रदेश की कुछ टेरिटरीज जो यहाँ पर ब्राउन कलर में आपको नजर आ रही हैं, ये पार्ट सी स्टेट के रूप में लागू करी गई। यहां पर पार्ट सी स्टेट बना दिया गया, इसे कैटेगराइज किया गया। पार्ट सी का मतलब है कि जैसे पहले यूनियन टेरिटरीज को पार्ट सी कहते थे, इतना सा ही आपको याद रखना है। 1956 में ऑफिशियली इन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा गया। जब एक मेजर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 में, उस समय पार्ट सी टेरिटरीज को नाम दे दिया गया यूनियन टेरिटरी का। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश की टेरिटरीज आपको ब्राउन कलर में नजर आ रही है, और आज जैसा हिमाचल का मैप है वैसा ये नजर आपको नहीं आएगा। ओके, एंड देन देयर वाज दिस एंटिटी कॉल्ड एज पेप्सू। अब ये पेप्सू क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो इसमें मेनली जो प्रिंसली स्टेट्स थे, पटियाला और उसके आस पड़ोस के, उनको शामिल करके एक एंटिटी बनाई गई थी, जिसका अल्टीमेटली 1956 में पंजाब में विलय कर दिया गया। लेकिन आज़ादी के बाद 6-7 साल तक ये पेप्सू नाम का भी एक स्टेट था, आप कह सकते हो, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जो प्रिंसली स्टेट्स का एक ज्वाइनिंग या यूनियन है, और ये पंजाब के साथ ही था लेकिन अलग से गवर्न होता था। ओके, तो पेप्सू क्या है, कब समाप्त हो गया, ये जानकारी रखिए। हिमाचल प्रदेश के साथ क्या होता है आगे बताऊंगा। 1966 में
हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1966 में क्या होता है कि ये जो पूरी एंटिटी है इसको कुछ पॉलिटिकल और लिंग्विस्टिक रीजंस के कारण 2-3 हिस्सों में विभाजित करना पड़ा। मेन रीजन यही था कि पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग कह रहे थे कि हमारा पंजाब प्रांत तो ऐसा होना चाहिए ना जहां पर पंजाबी लोग मेजॉरिटी में हो, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी आबादी हिंदी भाषी थी, है ना। जैसे कि ये हरियाणा वाला रीजन है, दिस इज हिंदी स्पीकिंग एरिया। हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर भी हिंदी स्पीकिंग वाले एरियाज हैं। तो पंजाब जो है एक अलग सूबा बनाया गया, एक अलग प्रांत या एक अलग स्टेट बनाया गया बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल मूवमेंट जो 1950s से पंजाब में चल रहा था। और इसी समय हिमाचल प्रदेश को भी अलग कर दिया जाता है। तो 1966 का ये स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, काफी मेजर रीऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, तो ये जो बातें अभी मैंने आपको बताई ये यहाँ पर स्लाइड पे लिखी हुई हैं। पेप्सू के अंदर कौन कौन थे, तो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पटियाला, नाभा, जिंद, कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट और कलसिया। तो ये नाम अगर याद रखना चाहो पंजाब पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद रखिए। ठीक है, और मेन चीज आपको बात ये याद रखनी है कि इसी समय 66 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से चंडीगढ़ शहर को डिवाइड किया गया एज अ कॉमन कैपिटल। तो ये तय किया गया कि टेम्पररी एक यूनियन टेरिटरी रहेगी और पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये जाएगी पंजाब के पास। चंडीगढ़ वॉज सपोज टू बी द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये उस समय सरकार ने कह भी दिया था। मेनली ये प्रांत क्यों बनता है, क्योंकि पंजाबी स्पीकिंग स्टेट चाहिए था, जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज थे, और हिंदी स्पीकिंग स्टेट बन जाता है हरियाणा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय 7% पॉपुलेशन जो ओवरऑल पूरे राज्य की थी, जो ये ज्वाइंट राज्य था ना, इसकी 7% आबादी कहाँ चली गई, हिमाचल प्रदेश में। अब आप कहोगे एरिया इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट 1/3 है, लेकिन आबादी 7%। जी हाँ, क्योंकि हिमाचल का ज्यादातर एरिया पहाड़ी इलाका है, खास करके जो ट्रांस हिमालय, लाहौल स्पीति, ये वाले जो एरिया हैं दे आर वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो इसीलिए आप देखोगे कि इन एरियाज में ज्यादा आबादी यहाँ पर नहीं है। तो इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में इस पूरे कंबाइंड राज्य की केवल 7.2% आबादी गई थी। तो 7.2% या 7.19% जो शेयर है वो इस यूनियन टेरिटरी में आज होना चाहिए, ऐसा अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं। 1966 के इस पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन में एक और बात आपको याद रखनी है कि पंजाब और हरियाणा को तो यहां पर फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा मिल गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश अभी भी एक यूनियन टेरिटरी बना हुआ था। इवन इन 1966 हिमाचल प्रदेश वॉज नॉट मेड अ स्टेट, ये अभी भी यूनियन टेरिटरी के रूप में काम कर रहा था। लेकिन इसमें फायदा हिमाचल प्रदेश का हुआ, कैसे? तो देखिए, एक पूर्व लोकसभा सदस्य हैं अरिजीत सिंह सरहदी, इन्होंने किताब लिखी थी इस पूरे पंजाब सूबा मूवमेंट पे और बंटवारे पे, मतलब ये स्टेट्स वाला बंटवारा। तो इन्होंने बताया है इस किताब में कि कैसे 28,000 स्क्वायर मील का एरिया जो ओरिजिनली पंजाब में आता था वो अब हिमाचल को दे दिया गया। आप अगर इस मैप में ध्यान से देखो तो यहां पर आज जो हिमाचल प्रदेश के एरियाज हैं वो यहां पर आपको ब्लू कलर में नजर आएंगे। तो ये वाला रीजन जो पूरा आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, दिस इवेंचुअली बिकेम अ पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जबकि पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो ब्राउन कलर के एरियाज हैं ये प्रिंसली स्टेट्स थे, यहाँ पर कुछ पहाड़ी प्रिंसली स्टेट्स थे, यही शामिल थे। लेकिन हिमाचल का यहाँ फायदा हो जाता है, 1966 में उसको काफी सारा एरिया दे दिया गया। अब वैसे देखो, ज्योग्राफी के बेसिस पर या कल्चरल रीजंस के अनुसार अगर आप देखो तो वो ठीक है, क्योंकि ये जो एरियाज हैं ये भली एडमिनिस्ट्रेटिवली पंजाब का हिस्सा थे, लेकिन ज्योग्राफिकली कल्चरली ये दूसरे अपने पड़ोसियों के ज्यादा नजदीक है। और इसमें भी सबसे बड़ा एरिया जो है वो लाहौल और स्पीति का है। ठीक है, तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये मॉडर्न डे हिमाचल प्रदेश का मैप है। तो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट भी है यहाँ पर, काफी बड़ा है। इस पूरे बंटवारे में शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये वाले जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके अलावा कुछ और तहसीलें भी थी, ये सभी चली जाती हैं हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी में। वी आर टॉकिंग अबाउट द 1966 स्प्लिट। तो ये टेरिटरीज पहले पंजाब से गवर्न होती थी, लेकिन पंजाब से निकालकर इनको हिमाचल प्रदेश में डाल दिया गया, जो ज्योग्राफिकली भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें पंजाब का नुकसान हुआ। हालांकि इसमें पंजाब में ज्यादा किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, क्योंकि इन इलाकों में बहुत ज्यादा पंजाबी आबादी नहीं रहती है। हाँ, जो हिमाचल प्रदेश के जो फुटहिल्स के इलाके हैं वहां पर पंजाबी लोग या पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, लेकिन इन एरियाज में जो ऊपरी पहाड़ी वाले इलाके हैं वहां पर इतनी ज्यादा पंजाबी पॉपुलेशन नहीं थी। ठीक है रिलेटिवली कम है कंपेयर टू अदर एरियाज। तो इसीलिए इसको लेकर इतना बड़ा बवाल उस समय कुछ नहीं होता है, किसी ने आपत्ति नहीं जताई कि ये एरिया हिमाचल को क्यों दे रहे हैं। तो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का 1966 में थोड़ा फायदा ही हो गया। अच्छा, 66 के बाद में हिमाचल के लोग कहने लगे कि भैया हमें भी राज्य बना दो, जब आपने पंजाब हरियाणा को फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया है तो हमें भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो ये बात मानते हुए 1971 में सरकार ने इसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। और ये पूरा बंटवारा एक्चुअली भाषा के आधार पर हुआ था, और इसको लेकर काफी पॉलिटिक्स भी हुई थी 1950s और 60s में। एक पंजाबी सूबा मूवमेंट चला था, और
इस समय पे जो आर्य समाज या जनसंघ जैसे संगठन थे, उन्होंने 1961 के सेंसस के लिए लोगों को कहा कि आप अपनी मातृभाषा हिंदी बताइए सेंसस के लिए जब डेटा इकट्ठा होता है, ताकि हिंदी राज्य की डिमांड पुरजोर तरीके से उठाई जा सके। क्योंकि जो पंजाबी पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन है, वो पंजाबी को अपनी मातृभाषा बताकर एक अलग स्टेट की डिमांड कर रही थी। तो ये तो तय था कि देखो स्टेट का बंटवारा दो हिस्सों में होगा, लेकिन किसको कौन से डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं या कितना बड़ा एरिया मिलेगा वो डिपेंड करता है कि सेंसस का डेटा क्या कहता है। अच्छा, 1966 में जो पंजाब बाउंड्री कमीशन था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह पूरा रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। लेकिन मामला अटक जाता है चंडीगढ़ को लेकर। अब चंडीगढ़ एज अ कैपिटल ऑफ पंजाब, इसकी डिमांड करी जाती है पंजाब के लोगों के द्वारा, क्योंकि उनका कहना था कि देखिए हमारा ओरिजिनल कैपिटल था लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में जा चुका है। सो वी डोंट हैव अ बिग इनफ सिटी, हमारे पास कोई बड़ा शहर नहीं है जिसे हम कैपिटल बनाएं। तो हमें ये नया नया जो शहर अभी बना था चंडीगढ़, ये एक पूरा प्लान्ड सिटी था, ये पंजाब का कैपिटल बनना चाहिए। हरियाणा अपना नया कैपिटल बना सकता है, वैसे भी हरियाणा एक नया राज्य गठित किया जा रहा है, और जो हिस्टोरिकली पंजाब रीजन है तो उसके अंदर पहले लाहौर ही कैपिटल हुआ करता था। तो होता यह है कि कई लोग इसकी डिमांड करते हैं। दर्शन सिंह फेरूमान जो हैं वो भूख हड़ताल करते हैं इसके लिए बहुत बड़ी, और उनकी डेथ हो जाती है। ये खुद एक कांग्रेस के लीडर थे और अपनी ही पार्टी से डिमांड करते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। तो इनफैक्ट 1960s में सरकार ने कई बार ये कमिटमेंट जताई, केंद्र सरकार ने, कि चंडीगढ़ अल्टीमेटली पंजाब को जाएगा। इनफैक्ट 1970 में भी अनाउंस किया गया कि चंडीगढ़ का पूरा एरिया पंजाब को जाएगा और हरियाणा को अपना नया राजधानी बना देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हरियाणा कहता है कि देखिए नई राजधानी बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा बजट चाहिए और वो बजट केंद्र सरकार दे। केंद्र सरकार ने कभी वो बजट पूरी तरह से दिया नहीं। अच्छा, इंदिरा गांधी की सरकार के बाद में क्या होता है कि राजीव गांधी सरकार के समय भी ये समस्या आती है। सो थ्रू आउट 1970s कई बार ये डिमांड उठती है कि सर चंडीगढ़ को ट्रांसफर कर दीजिए, काफ़ी साल हो गए हैं, 66 में बंटवारा हुआ था, उसके बाद अब तो मिल ही जाए। तो बीच बीच में कई प्रदर्शन होते हैं, जैसे कि फतेह सिंह नाम के एक लीडर हैं, वो खुद को आग लगाने की भी कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अगर चंडीगढ़ हमें नहीं दिया गया तो आई विल सेल्फ इमोलेट माई सेल्फ। फिर 1980s में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड्स होते हैं, और इस समय जो अकाली दल के नेता हैं हरचंद सिंह लोंगोवाल, इनको सरकार प्रॉमिस कर देती है कि चंडीगढ़ आपको दे दिया जाएगा, अगले ही साल 1986 में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये ट्रांसफर होता उससे कुछ ही महीने पहले हरचंद सिंह लोंगोवाल की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, और उसके बाद से ये जो पूरा एग्रीमेंट है ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। पंजाब के अंदर आतंकवाद की सिचुएशन आ चुकी थी, मिलिटेंसी आ चुकी थी, और इसीलिए सरकार चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल नहीं बनाती है, और तब से ये मामला अभी तक अटका हुआ ही है। तो कुल मिलाकर 1986 से ये पूरा मामला अभी ठंडे बस्ते में ही है, लेकिन अभी फिर से ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, पॉलिटिक्स इस पर हीटअप हो रही है। और पॉलिटिक्स हीटअप होने का कारण क्या है, अब बात करते हैं पानी के बारे में। तो देखिए हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, सबका मेन आउटलुक या मेजर जो कंसर्न है वो पानी के ऊपर अधिकार हैं, वाटर राइट्स हैं। तो आपको पता ही होगा कि पंजाब में बहुत नदियां बहती हैं, 5 बड़ी नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब इसमें भी भारत के पास ये पावर्स हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी कि रावी, ब्यास और सतलज पे हम बना सकते हैं डैम्स। तो इसी क्रम में भारत सरकार ने सतलज नदी पर काफ़ी बड़े बड़े डैम्स बनाए। 1950s में ही भाखरा डैम बनाना स्टार्ट कर दिया था, नंगल डैम, भाखरा नंगल अक्सर साथ में नाम लिया जाता है, लेकिन 2 अलग अलग डैम है। तो जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, भाखरा डैम कहाँ पर है और नंगल डैम कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि भाखरा डैम आता है हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आप इस मैप को स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको जूम करके देख लेना बाद में, तो ये बॉर्डर से बस थोड़ा सा अंदर हिमाचल प्रदेश में आता है भाखरा डैम, और जस्ट बॉर्डर क्रॉस करते ही आता है नंगल डैम। दोनों दूर नहीं है, 15-20 किलोमीटर की दूरी है, आई थिंक हार्डली 15 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन नंगल डैम आता है रोपड़ या रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, एंड भाखरा डैम आता है किसमें, हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो ये दोनों डैम जो हैं ये बने हैं सतलज नदी के ऊपर, और इस सतलज नदी के ऊपर बने डैम्स में बहुत पानी स्टोर होता है। भाखरा डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन इंडिया, और इसका पानी पूरे नॉर्थ इंडिया में सिंचाई और पीने के लिए उपयोग लिया जाता है। तो अब हो ये रहा है कि ये जो भाखरा डैम है ये बनना स्टार्ट हुआ था जब यूनाइटेड पंजाब था, तो इसका मेजॉरिटी पानी आज भी पंजाब के पास जाता है। फिर हरियाणा का नंबर आता है, उसके बाद राजस्थान है, दिल्ली है, हिमाचल है, इन सबको पानी मिलता है, लेकिन हिमाचल को रिलेटिवली थोड़ा सा कम पानी मिलता है। अब इस पानी के इशू को लेकर कई बार कोर्ट केसेस हो चुके हैं। तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और ये कहा, क्योंकि 1966 में पंजाब की 7.2% आबादी हिमाचल प्रदेश में थी, इसीलिए आज भी बीबीएमबी को 7.2% पावर जनरेट जो होता है वो हिमाचल को देना चाहिए। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में उस समय की आबादी को कंसिडर किया और 1966 के डेटा के अनुसार, 61 सेंसस के डेटा के अनुसार यह तय किया कि हिमाचल प्रदेश को 7.2% बिजली मिलनी चाहिए जो यहां से भाखरा नंगल डैम से बनती है। अब हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो यही कह रहे हैं कि इसी फॉर्मूला के आधार पर जो चंडीगढ़ कैपिटल टेरिटरी है, चंडीगढ़ की जो टेरिटरी है उसमें 7.2% जमीन या रिसोर्सेज हमारे यानी कि हिमाचल प्रदेश के होने चाहिए।
इस बेसिस पे वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन देखिए ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये पूरी डिमांड अल्टीमेटली इस डैम के पानी के रिसोर्सेज और बिजली के रिसोर्सेज को लेकर ही है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी राज्यों के बीच में थोड़ा बहुत तनातनी चलती रहती है, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम भाखड़ा डैम इज इवन टुडे यूज्ड बाय पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, सभी राज्यों के बीच में जाता है। उनके बीच में एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है इसको लेकर, लेकिन उसमें भी आपस में कहते रहते हैं कि तुमने वादा नहीं निभाया, तुमने अपना 50% की जगह 60% यूज ले लिया, हमें 20 मिलना था, हमें 20 की जगह 10 मिला। तो अक्सर इन राज्यों के बीच में थोड़ी बहुत टेंशन चलती रहती हैं। ओके और ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड क्या करता है, ये इस भाखड़ा डैम को या नंगल डैम से निकलने वाले पानी को, बिजली को पूरा मैनेज करता है। तो इसकी स्थापना भी 1966 में इसी रीऑर्गेनाइजेशन के बाद करी गई थी और ये पूरा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट को मैनेज करता है सिंस 1967। क्लियर। और ये पानी इन राज्यों को जा रहा है अभी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, इन सभी को ये पानी इसका जाता है। अब हिमाचल प्रदेश का भी यही कहना है कि देखो सर 7.2% हमारी आबादी थी, तो इसलिए आज भी हमें 7.2% भाखड़ा डैम के अलावा, उसकी बिजली के अलावा हमें चंडीगढ़ में भी चाहिए। तो आप चंडीगढ़ में भी हमें इस पर पूरा अधिकार दो और भविष्य में भी अगर सतलज नदी पर कोई डैम बनता है तो उसमें से भी 7.2% जो है वो हमारे पास होना चाहिए। और वैसे भी आपको बता दूं कि ये भाखड़ा डैम क्योंकि हिमाचल में है, लेकिन इसका हिमाचल को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, तो ये भी हमेशा से एक थोड़ा सा पॉलिटिकल वहाँ पर मुद्दा रहा है कि भाखड़ा डैम का ज़्यादा फायदा हमारे राज्य को क्यों नहीं मिलता। तो हिमाचल प्रदेश का अल्टीमेट गोल या फिर अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि जो भी पावर प्रोजेक्ट्स होंगे सतलज नदी पे या अन्य नदियों पे, ब्यास जैसी नदियों पे, तो उनसे निकलने वाला जो पावर है या पानी है, चलो पानी नहीं तो कम से कम पावर का बड़ा हिस्सा हिमाचल को मिलना चाहिए बिना पैसा दिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स इनके राज्य में बन रहे हैं या हिमाचल के राज्य में बन रहे हैं। और इनका क्लेम तो ये है कि हमें 12% फ्री पावर मिलना चाहिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ आवर 1966 पॉपुलेशन, लेकिन इतना इन्हें अभी मिलता नहीं है। तो ये बेसिकली रिसोर्सेज की एक तरह से लड़ाई आप कह सकते हो, लेकिन वो चंडीगढ़ एक इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट या एक पॉलिटिकल इमोटिव मुद्दा बन जाता है, इसीलिए उसको उठाया जा रहा है। फाइनली जाते जाते सतलज नदी के 2 और प्रोजेक्ट्स के नाम याद रख लेना। एक प्रोजेक्ट का नाम है नाथपा जाखड़ी, ठीक है, नाथपा जाखड़ी, और दूसरा है करचम वांगतू। करचम वांगतू ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जो सतलज नदी पर बनाए गए हैं। तो भाखड़ा डैम तो थोड़ा नीचे है, डाउन रिवर है, अप रिवर ये नाथपा जाखड़ी और करचम वांगतू, ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं भारत के जो अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। भाखड़ा तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट हो गया है, तो ये अभी अभी कुछ सालों पहले बनकर ही तैयार हुए हैं और ये भी बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट हैं, बट दीज आर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखना है, लोकेशन आप खुद देख लीजिएगा मैप पर, इतना होमवर्क आपको भी करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, और हाँ, जो शुरुआत में मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर जरूर देना कमेंट में। अब तो खैर वैसे बता ही दिया। हमारी ये पाथफाइंडर की टीम है, आप देख सकते हैं इतने सारे टीचर्स जो हैं ये आपको सभी पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो इंग्लिश वाला बैच हो या हिंदी का। ऑप्शनल के लिए IRS अमित कुमार सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं ऑप्शनल में। ये बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगेन दिस विल ऑल्सो कॉस्ट जस्ट 8,000 रुपीज़, और अगर आप दोनों को कंबाइन ले लेते हैं कि उड़ान प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल, कॉम्बो बैच आपको 15,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। शुद्ध हिंदी में पढ़ाने के लिए बोध बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको दीपक सर लीड कर रहे हैं, अमित सर भी इसमें है, इम्तियाज सर भी हैं, वेद सर भी हैं। ये सारे टीचर्स बाय द वे पाथफाइंडर हिंदी चैनल पे भी पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारा हिंदी चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और ये बैच सेम लाइक उड़ान बैच 900+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स मेन सबकी तैयारी, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, मेंटोरशिप भी मिलेगी। यहाँ पर आपको ये सारी व्यवस्था जो उड़ान बैच में है वो भी मिलेगी। अनअकैडमी की तरफ से 2022 के जो टॉपर्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ से आपको सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे। समुद्र मंथन टेस्ट 9 जुलाई को सुबह 10:30 बजे हो रहा है। हर हफ्ते हम एक टेस्ट रखते हैं, ये फ्री है सभी के लिए, 50 MCQs इसमें होते हैं, और इसमें Amazon गिफ्ट वाउचर्स आप जीत सकते हैं इसमें हिस्सा लेकर। पर्सपेक्टिव सीरीज का नया एपिसोड सैटरडे को लॉन्च हो रहा है, डू वॉच दैट एज वेल, और जो पुराने एपिसोड्स हैं उनको भी देखिए। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं पाथफाइंडर के, डू सब्सक्राइब टू देम। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।